हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जियो स्माइल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है हमारी, और उससे पहले हम पुर्तगाली, डच और अब चल रहा है ब्रिटिशर्स। तो आगे की बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, कि प्लासी का युद्ध क्यों होता है, क्या कारण है इसके, क्या परिणाम रहते हैं गाइस। ठीक है, तो एक तरह से हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। थोड़ा सीरियसली हम लोग इसको देखें गाइस। ठीक है, जहां भी दिक्कत आती है पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। बेहतरीन तरीके से स्टडी करते जाइएगा, मुस्कुराते हुए, आराम से, विदाउट प्रेशर। आराम से हो जाएगा आपका, सारे पॉइंट कवर होंगे, एक लोअर एग्जाम से लेकर अपर एग्जाम तक। बस ध्यान से आप सुनते रहिएगा और उन पॉइंटों को आप नोट करते चले जाइएगा। तो मैं बात करूंगा बैटल ऑफ प्लासी का, एक बैकग्राउंड तैयार करूंगा ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से फंसे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी का एक बैकग्राउंड तैयार करके हम लोग कनेक्ट करेंगे बैटल ऑफ प्लासी से। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्यों होता है, क्या कारण है गाइस। ठीक है, एक तो इसकी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि प्लासी जो है, मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल में पड़ता है गाइस, और बंगाल में ट्रेडिंग सेंटर है किसका, ये बंगाल है। बंगाल ट्रेडिंग सेंटर है ऑलरेडी ब्रिटिशर्स का। यहां पर ब्रिटिशर्स का आधिपत्य था, और आधिपत्य है बंगाल पर। ठीक है, मतलब था उस जमाने में। तो बंगाल पर किस तरह से एक मुसीबत आती है और वो कैसे प्लासी के युद्ध में चेंज हो जाता है गाइस। मैं बात करूं बंगाल में प्लासी के युद्ध में, पहले बंगाल का स्वतंत्र शासक कौन हुआ, क्वेश्चन बन जाता है। बंगाल का स्वतंत्र शासक वो होता है मुर्शिद कुली खां। कई बार पूछा गया है, मुर्शिद कुली खां गाइस। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक होता है। कैसे, क्योंकि बंगाल जो है ऑलरेडी यहां पर 1707 में देखा जाए तो औरंगजेब की डेथ हो जाती है। औरंगजेब डाइड, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। जैसे मृत्यु होती है मुगल बादशाह की, तो मुर्शिद कुली खां वहां का जो बाशिंदा था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है मुगलों से। क्योंकि औरंगजेब एक एक्टिव रूलर था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन शुरू हो जाता है बंगाल का गाइस। ठीक है, तो जब पतन शुरू होता है तो बंगाल आजाद हो जाता है मुगलों से, और मुगलों से आजाद होते ही मुर्शिद कुली खां बंगाल को क्या बना लेते हैं, एक स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं, और उसका क्या बन जाता है, एक रूलर बन जाता है मुर्शिद कुली खां। तो याद रखना, बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब जिसे कहते हैं मुर्शिद कुली खां रहा। ठीक है गाइस। क्यों रहा, क्यों, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, इसलिए बंगाल को स्वतंत्र कर लिया था मुगलों से। पहला पॉइंट ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बंगाल में एक शाही फरमान जारी होता है। शाही फरमान, या इसको कहते हैं दस्तक गाइस। मैं सारे पॉइंट बता दूंगा, सब पूछे जाते हैं। दस्तक जारी किया किसने, फरुख सियार ने। ये एक अनवर्दी रूलर था, अनवर्दी रूलर ऑफ मुगल, ऑफ मुगल, मुगल शासक, मुगल था ये, अयोग्य शासक था फर्रुखशियर। इसने एक शाही फरमान जारी कर दिया। क्यों, क्योंकि फर्रुखशियर का इलाज किया था। फर्रुखशियर को एक बीमारी थी, फोड़े फुंसी वगैरह हो गए थे, एक वायरस फैल गया था। तो उसका इलाज जो किया था, उपचार जो किया था, ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट किया गया था, ट्रीटमेंट बाय हैमिल्टन। हैमिल्टन एक ब्रिटिशर्स था गाइस, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैमिल्टन एक ब्रिटिशर्स था जिसने फर्रुखशियर का इलाज किया, और फर्रुखशियर ने खुश होकर, हैप्पी होकर, खुश होकर अंग्रेजों को क्या दे दिया गाइस, शाही फरमान, एक अधिकार पत्र दे दिया। दस्तक भी कह सकते हैं और या अधिकार पत्र भी कह सकते हैं, अधिकार पत्र भी कह सकते हैं,
दस्तक भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना है। सॉरी। इस अधिकार पत्र में गाइस मैं बताऊं कि 1.3 पॉइंट क्रिएट हो जाते हैं, 1 से 3 पॉइंट। कैसे कि 3,000 रुपए में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं बंगाल में। देखिए फर्रुखियन ने कितनी बड़ी हरकत कर दी। इस फर्रुखियन ने ऐसी हरकत करी कि ब्रिटिश सर के सारे रास्ते खुल गए। बंगाल साथ साथ सारा पूर्वी भारत, दक्षिण भारत में सारा अधिकार इन्होंने जमा लिया। देखिए कैसे 3,000 रुपए में कर मुक्त व्यापार शुरू कर दिया। इंपोर्टेंट पॉइंट है, टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया 3,000 रुपए में। कहा किया कि बंगाल में आप मात्र 3,000 रुपए में, जो वार्षिक है 3,000 रुपए में आप आराम से व्यापार करें। आपको फ्री क्या दे दिया जाता है, अधिकार पत्र देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गाइस इससे एक इफेक्ट पड़ता है। बंगाल में ब्रिटिशर्स के लिए था ये, जो हैमिल्टन ने इलाज किया था फर्रुखियर का, तो फर्रुखियर ने खुश होकर ये अधिकार पत्र दे दिया कि आप जाएं, आपसे ज्यादा कोई टैक्स नहीं लेगा, सिर्फ 3,000 रुपए साल का हमें देते रहना है, कोई इशू नहीं है। छोटा सा कर मुक्त व्यापार था बंगाल के लिए, लेकिन ये था अंग्रेजों के लिए। लेकिन वहां के बंगाल के लोकल जो बाशिंदे थे, लोकल व्यापारी थे, वो भी बंगाल के ब्रिटिशर्स के अधीन काम करने लगे। क्योंकि जो लोकल व्यापारी थे, मैं बता देता हूं, जो लोकल व्यापारी थे, लोकल ट्रेडर्स, लोकल व्यापारी, उनको डायरेक्ट मुगलों को 30% देना पड़ता था टैक्स। गाइस देखना 30% टैक्स देना पड़ता था। किसको किसको देना पड़ता था? 30% मुगल को। तो ये 30% बचाने के लिए वो अपना माल किसके जहाज में रख दिया करते थे? ब्रिटिशर्स के जहाज में रख दिया करते थे। तो ये लोकल व्यापारी ब्रिटेन को कितना देने लगे? 10% पर ही काम करने लगे। जैसे मैं व्यापार कर रहा हूँ, ठीक है, 100 रुपए का व्यापार हो रहा है और 100 रुपए में से मुझे 30 रुपए किसको देने? मुगल को। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो 3,000 रुपए दे रहा हूँ, तो आपका माल मेरे उसमें चला जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। आप 30% का लो, 10% दे देना। मैं इस तरह से बंगाल का आर्थिक स्थिति खराब होती गई। याद रखना, इस वजह से गाइस, समझ में आया? पॉइंट है, 30% मुगलों को न देकर 10% किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ अपना माल रखा और चले गए लेकर। तो उस पर 3,000 रुपए सिर्फ देते थे ये लोग, वार्षिक थे, क्योंकि इनको अधिकार पत्र मिल गया था। उसमें मैक्सिमम व्यापारी लोकल व्यापारी का माल लेते थे, तो मुनाफा कमाने लगे। बीच में कौन? ब्रिटिशर्स। डायरेक्ट टैक्स नहीं जाता था मुगलों को, तो बहुत सारा नुकसान हुआ और बंगाल की आर्थिक स्थिति और बिगड़ती चली गई गाइस। याद रखना, बंगाल की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। यहाँ बंगाल मतलब उड़ीसा, ये बिहार है और ये उड़ीसा है गाइस, याद रखना, ठीक है। उड़ीसा जो है बंगाल में शामिल हो जाता है किसके समय पर? मुर्शिद कुली खां के समय पर 1719 में। और जो शाही फरमान देते हैं वो 1717 में देते हैं। कई बार पूछा गया है गाइस, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। 1717 को शाही पत्र प्रदान करते हैं किसको? ब्रिटिशर्स को। 1719 में उड़ीसा जो किसमें शामिल हो जाता है? बंगाल में शामिल हो जाता है। 1719 में उड़ीसा बंगाल में मर्ज हो जाता है। तो एक पहला पॉइंट जो समझ में, अधिकार पत्र में किस तरह से इन्होंने तालमेल बिठाया। दूसरा पॉइंट क्या रहता है कि 10,000 रुपए आप वार्षिक दीजिए और सूरत में भी क्या करें? कर मुक्त करें। सूरत को भी कर मुक्त कर लिया गाइस। देखिए आप, टैक्स फ्री कर दिया, सिर्फ 10,000 रुपए वार्षिक करना है। और मुंबई में जो टकसाल स्थापित की उस पर भी छूट दी गई, ठीक है। टकसाल स्थापित की थी, टकसाल एक प्रिंट मशीन, करेंसी नोट मशीन, टकसाल कहां स्थापित की? मुंबई में। उसमें भी छूट प्रदान करी इन्होंने। किसने? फर्रुखियर ने। किसको दी जाएगी सारी छूटें? एग्जेम्प्टेड। ये प्रदान करी अंग्रेजों को। किस लिए? क्योंकि हैमिल्टन ने इलाज कर दिया था, इससे खुश होकर उन्होंने दस्तक दे दिया और इस दस्तक का इस्तेमाल वो हर जगह करने लगा, क्योंकि फ्री ट्रेड वाला दस्तक था, सिर्फ इतना देना पड़ता था, वो भी साल का। तो हर लोकल व्यापारी इनसे जुड़ने लगा और मुगलों का सब कुछ तहस नहस, राजकोष समाप्त होते चला गया। तो याद रखना इस चीज को, पॉइंट को, ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि बंगाल की बात चलेगी कि बंगाल में प्राचीन युद्ध कैसे हो जाता है। थोड़ा सा मैं इसलिए डिटेल्स बता रहा हूँ ताकि अंग्रेज ब्रिटिशर्स भी हमारा डिक्लेयर हो जाएगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, मतलब आगे के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस। अगर हम इससे पहले की बात करें कि कलकत्ता जगह है 1717 या इससे पहले की बात करें तो 1651 में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अजीमुशान थे, अजीमुशान
मुगल बादशाह थे, तो इन्होंने 3 गांव किसको दे दिए थे? अंग्रेजों को दे दिए थे। कालीकात, कालीकात, गोविंदपुर, गोविंदपुर और सूतानाथी। ये 3 गांव दिए थे अजीम शान ने। ये भी मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह मुगल वजीर था, जिसने 3 गांव अंग्रेजों को दे दिए थे 1651 में, 1651 में। ठीक है, इससे थोड़ी पहले की बात है। इन तीनों गांवों को मिलाकर अंग्रेजों ने क्या बना दिया? कलकत्ता बना दिया। याद रखेंगे आप, ठीक है ना। इन 3 गांवों को मिलाकर अंग्रेजों ने क्या बनाया? कलकत्ता बनाया। ये 3 गांव इन्होंने प्रदान करे थे अंग्रेजों को, तो कलकत्ता बन गया यहाँ पर। और कलकत्ता के अंदर ही एक फोर्ट बन गया, विलियम फोर्ट, विलियम फोर्ट बना लिया था यहाँ पर। क्लियर? कलकत्ता में विलियम फोर्ट बना लिया था अंग्रेजों ने, और विलियम फोर्ट पर तोपें स्थापित की। किसने? अंग्रेजों ने तोपें स्थापित की। मतलब एक तरह से पूरा बंगाल को कब्जे में कर लिया था। अब यहाँ मुर्शिद कुली खां की जो कहानी शुरू होती है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बताया किस तरह से खत्म हुआ अंग्रेज औरंगजेब, और धीरे धीरे इसके अंदर में अंग्रेज पनपने लगे, अपनी कंपनी और अपनी कर मुक्त व्यापार भारत के अंदर स्थापित करते चले गए गाइस। तो विलियम फोर्ट कहां बना? कलकत्ता के अंदर, और वहीं पर तोपें स्थापित करें। किसने तोपें स्थापित करी? अंग्रेजों ने। अपना अच्छी तरह से यहाँ पर ट्रेड व्यापार चल रहा है इनका। अजीम उस शान मुर्शिद कुली खां के बाद जो बंगाल का दूसरा नवाब आता है, मैं आपको बताऊं, मुर्शिद कुली खां के बाद यही लिख देते हैं, एक आता है सादत, सादत खां, सादत खां। ठीक है, दूसरा आता है सरफराज। ये इंपोर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूं। ठीक है, ये 1719 से 1739 तक रहता है, और ये 1739 से 1740 तक रहता है। 1 साल के लिए रहता है सरफराज, याद रखना। मुर्शिद कुली खां इंपोर्टेंट रहता है आपका, मैंने इसलिए थोड़ा डिटेल बता दिया। सादत खां भी आता है, और 1739-40 में ये भी आता है। इसके समय पर, सादत खां के समय पर, 1739-40 में सरफराज के समय पर जो बिहार है वो भी किसमें शामिल हो जाता है? बंगाल में शामिल हो जाता है, याद रखना। सरफराज के समय पर मतलब 1739 में बिहार भी किसमें शामिल हो जाता है? बंगाल में शामिल हो जाता है। इस तरह से बंगाल एक बहुत बड़ा क्या बन गया? रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला ट्रेडिंग सेंटर। किसका? ब्रिटिशर्स का गाइस, याद रखना। ठीक है, एक वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सरफराज के बाद यहाँ पर जो समय है 1740 से 1740 से लेकर 1756 तक, यहां पर आता है आपके अलीवर्दी खां। एक बंगाल के नवाब हैं, वो यहां आते हैं, अलीवर्दी खां गाइस। ये अपने हिसाब से बंगाल को बचाना चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र शासक हैं मुर्शिद कुली खां, सादत खां, सरफराज और अलीवर्दी खां। इधर ब्रिटिशर्स अपना षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं, याद रखना। 1740-1756 में अलीवर्दी खां का क्लैश होता है मराठों के साथ, क्योंकि मराठे जो हैं, मराठों के साथ संघर्ष होता है इनका, मराठों के साथ संघर्ष। मराठे जो हैं शांत नहीं होते हैं इनके समय पर अलीवर्दी खां का। अब देखिए अलीवर्दी खां के सामने कितनी बड़ी चुनौती आ गई। मराठे क्रिएट हो गए, अंग्रेज क्रिएट है, ऊपर से मुगल बादशाह भी क्रिएट है। 3 शक्तियां अलीवर्दी खां के समय पर आ रही है। मराठों का संघर्ष हो रहा है, साथ में अंग्रेजों के साथ भी क्या होती है? झड़प हो रही है। अंग्रेजों के साथ भी गाइस क्या हो रहा है? झड़प हो रही है, झड़प हो रही है, संघर्ष हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अंग्रेजों के साथ भी चल रहा है, साथ में मुगलों के साथ भी चल रहा है। तो इनका जीवन तो कैसा निकला? संघर्ष में निकल गया। किसका? अलीवर्दी खां का, याद रखना है। ठीक है, याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट है, इतना टफ नहीं है। अलीवर्दी खां के साथ भी ये सारी चीजें संघर्ष की चलती रहती हैं, ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन कैसे भी करके अपना राजपाट आगे तक कर लेते हैं। और अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, मैं बात करता हूं। एक पुत्री की शादी की थी ढाका में, और दूसरी की थी पटना में, और तीसरी की थी पूर्णिया में। ढाका में जो बेटी थी उसका नाम था घसीटी बेगम गाइस, याद रखना, घसीटी बेगम, घसीटी बेगम, याद रखना। पटना में जो पुत्री थी उसके पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था सिराजुद्दौला गाइस, सिराजुद्दौला
सिराजुद्दौला इंपोर्टेंट है, याद रखना, सिराजुद्दौला। पूर्णिया में एक बेटा था, इसका भी बेटा था, उसका नाम था शौकत जंग। बेटी थी घसीटी बेगम, 3 बेटी थी। एक बेटी से बेटा हुआ था सिराजुद्दौला, और दूसरी पूर्णिया की बेटी से बेटा हुआ शौकत जंग। अलीवर्दी खान नाना था किसका? सिराजुद्दौला का। आपने नाम सुना है सिर्फ किसका? सिराजुद्दौला का गाइस। तो अलीवर्दी खान सारी शक्ति किसको दे देता है? सिराजुद्दौला को दे देता है। अलीवर्दी खान एक स्टेटमेंट देता है सिराजुद्दौला को कि आप अंग्रेज से दूर रहना, ये एक मधुमक्खी की तरह है जो पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सिराजुद्दौला अपने नाना की बात को मानता था, भाप गया था कि हाँ ठीक है, आपकी बात सही है कि मधुमक्खी की तरह है, जब तक इनको छेड़ो ना तब तक तो शहद देंगी, अगर छेड़ोगे तो बर्बाद कर देंगी। ये स्टेटमेंट दिया था अलीवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला को समझाया। एक प्रिय था, इनका एक नाती था प्रिय, तो सिराजुद्दौला को ही इन्होंने क्या बनाया? अगला बंगाल का नवाब बनाया था, गाइस याद रखना, ठीक है। इन्होंने नेक्स्ट नवाब किसे बना दिया? नेक्स्ट नवाब बनाया सिराजुद्दौला को। कहाँ का? बंगाल का, क्योंकि बंगाल में कौन सी युद्ध होगा? प्लासी का युद्ध। हमारे सिलेबस में एक लोअर से लेकर अपर तक प्लासी का युद्ध बहुत तरीके से समझाया गया है, हर वीडियो में, हर लेक्चर में, हर टीचर अपने हिसाब से बताता है। तो याद रखना, मैं भी कुछ चीजों को देखते हुए, समझते हुए, किताबों का, सोशल मीडिया से लेकर, कुछ रेफरेंस लेकर आपको बता रहा हूँ, ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से हैंग हो जाएगा, फंस जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला। जब ये सिराजुद्दौला नवाब बनता है गाइस, याद रखना, तो इसके एंटी कौन हो जाता है? घसीटी बेगम, क्योंकि उनको भी चाहिए थी बंगाल का नवाब बनना था। तो घसीटी बेगम जो क्या है? एंटी हो जाती है। किसके नेक्स्ट? सिराजुद्दौला के। इधर शौकत जंगी भी क्या होता है? एंटी हो जाता है। मतलब अभी सत्ता मिली नहीं है, सिर्फ घोषित किया है नाम कि नेक्स्ट नवाब कौन होगा? सिराजुद्दौला। फिर भी दोनों क्या हो गए? एंटी हो गए। ओब्वियसली एंटी तो होना ही पड़ता है, अगर किसी को नवाब बना दिया जाए, सत्ता कोई एक के पक्ष में दे दी जाए, तो लोग उसके विरोधी हो जाते हैं। लेकिन सही आदमी था सिराजुद्दौला। जैसे ही सिराजुद्दौला को नेक्स्ट नवाब बनाते हैं, तो बंगाल में जो फोर्ट विलियम था, बनाया था कलकत्ता में, किसने? ब्रिटिशर्स ने। क्या बनाया था? विलियम फोर्ट बनाया था कलकत्ता में, वहां तोपें स्थापित की थी। तो सिराजुद्दौला ने वो फोर्ट विलियम से अंग्रेजों को भगा दिया। गाइस याद रखना, पॉइंट है। सिराजुद्दौला ने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को भगा दिया। सिराजुद्दौला ने क्या किया? फोर्ट विलियम से, विलियम फोर्ट से, या फोर्ट विलियम से अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप भागने पर मजबूर कर दिया। गाइस, मतलब शक्ति जो है सिराजुद्दौला की आगे बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि विलियम फोर्ट जो है खाली हो गया, और वहां से अंग्रेज फुल्टा द्वीप भाग गए। कई बार पूछा जाता है कहां भागे? फुल्टा द्वीप भागे, और फुल्टा द्वीप भागने में मजबूर कर दिया। याद रखना, मतलब अधिकार किसका हो गया? सिराजुद्दौला का, विलियम फोर्ट पर हो गया, ठीक है, याद रखना। अब यहां बात करें मद्रास में, या मद्रास है तमिलनाडु, मद्रास में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। आरसी का मतलब रॉबर्ट क्लाइव, और एक और था वाटसन, ये नेवल चीफ था, नेवी चीफ। वाटसन नेवी चीफ था, और रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क के रूप में भूमिका निभाई थी, और क्लर्क से लेकर वो क्या बना? बंगाल का नवाब बन जाता है। तो बहुत ग्रेट ये थे। जब इनको पता चला कि विलियम फोर्ट पर किसका कब्जा हो गया है? सिराजुद्दौला को हो गया, याद रखना, सिराजुद्दौला का। तो ये लोग भागकर कहां पहुंचते हैं? बंगाल पहुंच जाते हैं, और बंगाल पहुंचते ही वो वाटसन भी अपनी नेवी ले जाता है, नेवी चीफ, मतलब सारी आर्मी ले जाता है, नौसेना ले जाता है, रॉबर्ट क्लाइव भी जाता है। दोनों लोग जाके धावा बोल देते हैं किस पर? सिराजुद्दौला पर, याद रखना। और वो कैसे भी करके फोर्ट विलियम को वापस पा लेते हैं। क्लियर है? मतलब रॉबर्ट क्लाइव वाटसन, यहां लिख देता हूं, फोर्ट विलियम को, या विलियम फोर्ट को पुनः पा लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना। अब यहां जो काम होता है, ये होता है यहाँ पर अधिकार कब कब करता है सिराजुद्दौला? 15 जून 1756 को, ठीक है। लेकिन एक मनगढ़ंत कहानी होती है,
यहाँ पे अधिकार तो कर लेता सिराजुद्दौला विलियम फोर्ट पर, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन दोबारा इस विलियम फोर्ट को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक घटना हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति है, मैं लिख देता हूं हॉलवेल। हॉलवेल ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसे साक्ष्य मिले नहीं अभी तक कि एक ब्लैक होल का कोई इंसिडेंट हुई कि नहीं हुई। बस एक कहा सुनी के आधार पर वो लिख दिया हमारे इतिहास में, वो हम मान लेते हैं। हॉलवेल ने कहा था कि विलियम फोर्ट के अंदर ही एक कमरे में हमें बंद कर दिया गया था, 146 लोगों को बंद कर दिया गया था, जिसमें से मात्र 22 लोग क्या रहे, जिंदा निकले। 22 लोग जिंदा थे गाइस, लाइव, बाकी सब मर गए। और उन 22 में से मैं अकेला कौन हूं, हॉलवेल हूं। तो ये इंसिडेंट किया है सिराजुद्दौला ने, ये कह रहा है हॉलवेल। तो एक तरह से एलिगेशन लगा दिया सिराजुद्दौला पर कि ये घटना जो कहलाई वो कहलाती है 20 जून 1756 को ब्लैक होल इंसिडेंट। ये एक तरह से मेन कारण माना गया ब्लैक होल इंसिडेंट, किसे शुरुआत करने के लिए, प्लासी के युद्ध को शुरुआत करने के लिए मेन कारण माना गया, ब्लैक होल इंसिडेंट को माना गया। ब्लैक होल इंसिडेंट 20 जून 1756 को इन्होंने एक तरह से कहानी बनाकर रख दी और सिराजुद्दौला पर एक आरोपित कर दिया जाता है। तो ब्लैक होल इंसिडेंट पूछ भी लिया जाता है क्या कारण था प्लासी युद्ध का, कि एक तरह से 146 लोग बंद कमरे में कैद कर दिए गए, जिसमें से 22 लोग जिंदा बचे, और जिंदा में से एक हॉलवेल था, उसने ही अंग्रेजों को बताया कि इस तरह से इतने लोग मारे गए, और ब्लैक होल इंसिडेंट कहलाया 20 जून 1756। इस तरह से ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई किसकी गाइस, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती नजर आ रही है। क्यों, क्योंकि सिराजुद्दौला के एंटी कौन है, घसीटी बेगम भी है, शौकत जंग भी है, और सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कई लोग भी हो जाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ किस तरह से एक बार होता है। एक तरफ कौन है, ब्रिटिशर्स तो उनको जमाना है अपना अधिकार। दूसरी तरफ कौन है, सिराजुद्दौला प्लस मोहनलाल, जो बेचारे साथ देते हैं सिराजुद्दौला को, बाकी कोई साथ नहीं देता है। क्योंकि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कौन है गाइस, लिख देता हूँ अगेंस्ट, कई बार पूछे जाते हैं अगेंस्ट कौन कौन है, मतलब विरोधी कौन कौन है। तो विरोधी है नंबर 1 शौकत जंग, दूसरा घसीटी बेगम, तीसरा अमीन चंद, फोर्थ जगत सेठ, एंड फिफ्थ मीर जाफर और राय दुर्लभ। कई सारे पॉइंट हैं गाइस, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कौन हो गए। सिराजुद्दौला को तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, तो इसके अगेंस्ट कौन थे, शौकत जंग, घसीटी बेगम, अमीन चंद, जगत सेठ, मीर जाफर, राय दुर्लभ। इनको नहीं पता था कि युद्ध में ये मेरे साथ है, इनके साथ है। ब्रिटिशर्स में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव प्लस वाटसन, ये दोनों साथ थे। एक्चुअली कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बताऊंगा मैं। वाटसन के नकली हस्ताक्षर भी किए थे रॉबर्ट क्लाइव ने, और बोल दिया था कि पता ना चले कहाँ ब्रिटेन की महारानी को, ब्रिटेन के राजा को, कि एक युद्ध भी हो रहा है। तो नकली साइन करके एक तरह से वाटसन का इस्तेमाल किया था, वाटसन के साइन का, वो एक लंबी कहानी बन जाएगी। तो याद रखना, ये अगेंस्ट थे सिराजुद्दौला के। और सबसे ज्यादा जो करप्ट था वो था मीर जाफर, और मीर जाफर को कौन सा पद दिया था इसने, सिराजुद्दौला सेनापति था ये मीर जाफर। राय दुर्लभ भी एक सेना में क्या था, छोटी सेना का सेनापति था। जगत सेठ क्या था, सेठ था, मतलब एक तरह से व्यापारी, वो क्या कहते हैं, बैंकर था, साहूकार था गाइस, याद रखना। अमीन चंद व्यापारी था, ये पूछ ले जाते हैं कौन कौन क्या था, व्यापारी था। घसीटी बेगम मौसी थी, शौकत जंग भाई था। इस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा किसके खिलाफ, सिराजुद्दौला, मतलब अपने ही लोग सिराजुद्दौला को खत्म करने के लिए आतुर हैं। और किसकी तरफ जा मिलेंगे, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ जा मिलेंगे। याद रखना, सिराजुद्दौला की सेना बहुत थी, 16-17 हजार सेना थी। इनके पास मात्र सैकड़ों सैनिक थी, बस, ज्यादा से नहीं, 300-400 सैनिक थे। लेकिन सारा सेना कहाँ पहुंच जाती है, रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में चली जाती है। और अकेला कौन रहता है, सिराजुद्दौला और मोहनलाल, जो हमारे एक भारतीय इंसान थे, ये झुके नहीं थे, ये साथ रहे थे। इत्तेफाक से
मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है। मीरन एक मीर कासिम का बेटा था उसके द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या की जाती है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो है मारा जाता है भागते हुए, और रॉबर्ट क्लाइव मतलब ब्रिटिशर्स इस युद्ध में जीत जाते हैं गाइस। पूरा षड्यंत्र था। प्लासी का युद्ध पूछा जाता है। प्लासी किस जगह पर है आप बता सकते हैं? बंगाल में है। बंगाल में एक गांव है तो वहां पर है। प्लासी किस नदी के किनारे है पूछा जाता है? भागीरथी है गाइस, याद रखना, भागीरथी नदी के किनारे है प्लासी। प्लासी जब बंगाल का युद्ध हो रहा था तो बंगाल का नवाब आपको पता है सिराजुद्दौला था, और जब बंगाल का युद्ध होता प्लासी का युद्ध हो रहा था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था ये भी पता होना चाहिए। तो मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर सेकंड था। ये सब पॉइंट पूछे जाते हैं। आलमगीर आलमगीर सेकंड था जब प्लासी का युद्ध हो रहा था, तो आलमगीर सेकंड था। ठीक है, भागीरथी नदी थी, बंगाल में पड़ता है प्लासी। इस तरह से पॉइंट है, और इस तरह से सिराजुद्दौला जो है इसमें डिफीट हो जाता है धोखे से, और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है अपनी कूटनीति से। ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी जो रॉबर्ट क्लाइव ने चली थी सिराजुद्दौला के महकमे में। वो सारे महकमा, सारा का सारा महकमा किसके पक्ष में आ गया? रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में आ गया। सिराजुद्दौला अकेला रह गया, और इस तरह से सिराजुद्दौला जो है हार जाता है गाइस। याद रखना, ये हार तो नहीं पाता, लेकिन क्या करें, षड्यंत्र इतना भयानक होता है। इससे पहले मैं बात करूं, अगर इस युद्ध होने से पहले सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ एक संधि भी की थी, क्योंकि कलकत्ता जो नाम है, जो कलकत्ता नाम है, इस सिराजुद्दौला ने इस कलकत्ता का नाम रखा था अलीनगर। अलीनगर रखा था गाइस। जब अधिकार किया था, कब अधिकार किया था फोर्ट विलियम पर? 15 जून 1756 में सिराजुद्दौला ने, तो इसका नाम अलीनगर रखा। तो सिराजुद्दौला को अपने नाना की बात याद आ गई थी, अली वर्दी खां की कि लड़ाई नहीं लड़नी है, मधुमक्खी की तरह है, जब तक आप मतलब उनको छेड़ोगे नहीं तो वो आपको काटेंगे भी नहीं, धीरे धीरे शहद भी देती रहेंगी। लेकिन यही फॉर्मूला उल्टा पड़ गया। कलकत्ता में अलीनगर की संधि तो की थी किसने? सिराजुद्दौला ने। पूछा भी जाता है अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1756 में अंग्रेजों के साथ की थी। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि ये सीधा साधा रूलर है, क्यों ना इसे हटाकर पूरे बंगाल पर हम कब्जा कर लें। तो अलीनगर की संधि को डिसलाइक कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और अपने हिसाब से इसने एक षड्यंत्र रचा प्लासी के युद्ध का, और प्लासी के युद्ध में षड्यंत्र करके इन्होंने अपने पक्ष में सारे लोग कर लिए, और सिराजुद्दौला अकेला उस युद्ध में मारा जाता है गाइस। तो ये छोटी सी कहानी हो गई। परिणाम क्या रहता है आपको पता है? धोखे से जीता हुआ एक युद्ध था। बंगाल का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाती है। मुगल सत्ता जो है, विलियम आलमगीर सेकंड होता है, नाम मात्र का रूलर होता है, उसके पास कोई रिवेन्यू नहीं रहता है। सारा रिवेन्यू ये परमिट से अपने अधिकार में कर लेते हैं, दस्तक के माध्यम से। जितना भी बंगाल में लोकल ट्रेड होता, लोकल ट्रेडिंग होती थी, वो सब एक दस्तक के अधिकार के जरिए ही कर लेते थे। वो टैक्स वहां तक नहीं पहुंच पाता था, इसलिए बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब खत्म होती गई। वहां पर अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई थी गाइस, याद रखना। रॉबर्ट क्लाइव ने कहे मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। याद रखना, पूछा जाता है क्योंकि इसने धोखा क्यों दिया मीर जाफर ने? क्योंकि उसको बंगाल का नवाब बनना था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को मीर जाफर को बना दिया था। किसके नकली हस्ताक्षर से? वाटसन के नकली हस्ताक्षर करके यहाँ पे इस्तेमाल किया था। बहुत बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि इसको बस एक तरह से क्लाइव का गीदड़ के इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसे कहते हैं क्लाइव का गीदड़। किसे? मीर जाफर को। पूछा जाए मीर जाफर को क्या बोलते हैं? क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। क्लाइव का गीदड़, क्योंकि इसने ही सब कुछ खत्म किया। क्लाइव का गीदड़, याद रखना। सारी सेना इसके अंडर में थी, सेनापति था सिराजुद्दौला का। अब यही पूरा बिक गया, तो इसलिए क्लाइव का गीदड़ कहा गया है। शेर भी नहीं बोला गया है, जासूस भी नहीं कहा गया, गीदड़ कहा गया है। किसी काम का नहीं, गीदड़ है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन देता रहता है ठीक है ना। तो इस तरह से मीर जाफर जो है एक तरह से नाम मात्र का रूलर मान दिया जाता है। मैं बता देता हूँ 1757 से लेकर 60 तक नाम मात्र का रूलर होता है। अब ये अपने पृष्ठभूमि को मजबूत करने के लिए कई सारे काम करता है, लेकिन फाइनली ये खत्म हो जाता है। मैं आपको बता दूंगा आगे कैसे पृष्ठभूमि बनती है बैटल ऑफ बक्सर की। ये हमने डिस्कस किया। प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ 23 जून को, याद रखना 23 जून 1757 को गाइस। याद रखेंगे सारे पॉइंट, ये फैक्चुअल पॉइंट होते हैं। 17 जून, 23 जून 15 जून, या यहाँ पर 20 जून मैंने लिखा है, वो ब्लैक होल घटना कब हुई 20 जून 1756 को। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट होते हैं जिनको हमें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने बताया प्लासी के युद्ध से इंपॉर्टेंट कंटेंट, सारे कंटेंट मैंने यहाँ पर
ब्रीफ में बता दिए हैं। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई बाहर नहीं जाने वाला। बस तरीके से आप लोग अपडेट करते रहिए प्लीज़। थोड़ा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। 2 दिन बाद ही मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्योंकि बिजी शेड्यूल था, थोड़ा टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो आप लोगों के लिए ही सब कुछ, आगे बढ़ाइएगा इसको प्लीज़, ठीक है। अच्छा लगे तो, और एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार कुछ 2 बार इसको डिस्कस कर सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। जैसे मैं क्लास में रीड और टीच करता हूँ, वही यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो सबके लिए एक समान है, चाहे कोई कम पढ़ने वाला हो, चाहे ज़्यादा पढ़ने वाला हो, हर किसी के लिए पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। और आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बक्सर का बैटल कैसे होता है, और बक्सर के बैटल के बाद फिर क्या पृष्ठभूमि होती है अंग्रेजों की भारत के अंदर, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।